तो वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि कुछ मेथड्स और रह गई हैं जो डिस्टेंस मेजर करने की इनडायरेक्ट मेथड है, तो उसको हम आज करेंगे, है ना। तो आज इनडायरेक्ट मेथड से जो चीज हमें सीखनी है वो हमें सीखनी है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स। यानी हमें प्लैनेट्स अर्थ से कितनी दूरी पर है। हालांकि हमने पैरेलैक्स मेथड में तो सीखा है, लेकिन एक और मेथड है जिससे हम प्लेनेट की डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, वो मेथड भी हम सीख लेते हैं ना, कुछ छूट नहीं जाए इसलिए। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स है, यहाँ पर दो अलग मेथड हैं, दो अलग प्रकार के प्लैनेट्स के लिए, है ना। तो वो दो अलग प्रकार के जो प्लैनेट्स हैं उनमें से एक तरीके के प्लैनेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंफीरियर प्लैनेट्स। तो इंफीरियर प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो एक अलग मेथड से निकालेंगे, और दूसरे तरीके के प्लैनेट्स होंगे जिनको हम बोलेंगे बच्चों सुपीरियर प्लैनेट्स, है ना, सुपीरियर प्लैनेट्स। तो ये जो सुपीरियर प्लैनेट्स वाले प्लैनेट होंगे इनको हम एक अलग मेथड से निकालेंगे। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज इंफीरियर प्लैनेट, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इंफीरियर प्लैनेट क्या होते हैं। तो विच प्लैनेट्स हैव विच हैव of their orbit radius of their orbit less than the radius of Earth's orbit around the sun are called as inferior planets, है ना। तो बच्चों इंफीरियर प्लैनेट्स कैसे प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स हैं जिनकी अर्थ सन के अराउंड जो ऑर्बिट की रेडियस है वो अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस से कम हो, तो ऐसे प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंफीरियर प्लैनेट्स। और आप समझ ही गए होंगे कि सुपीरियर क्या होंगे फिर। तो द प्लैनेट्स विच हैव रेडियस ऑफ their orbits greater than the radius of Earth's orbit around the sun are called superior planets। तो सुपीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी अर्थ से रेडियस ज्यादा होती है। ऑर्बिटल रेडियस मतलब सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं ना, उस रेडियस से ज्यादा होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सन से अर्थ तक की दूरी जो है वो कितनी है बच्चों, 1 AU एवरेज डिस्टेंस की बात करें। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इंफीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स है जिनकी रेडियस सन से प्लैनेट तक की रेडियस लेस देन 1 AU हो, क्योंकि 1 AU रेडियस किसकी है बच्चों, अर्थ की। तो उससे छोटी हो तो वो प्लैनेट्स क्या कहलाएंगे, इंफीरियर प्लैनेट्स। और सुपीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स है जिनकी रेडियस 1 AU से ज्यादा हो अराउंड द सन, तो वो अर्थ से ज्यादा दूर कहलाएंगे सन के। तो वो कौन से प्लैनेट्स हो जाएंगे बच्चों, सुपीरियर प्लैनेट्स, है ना।
उसके बाद फिर अपन देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, इंफीरियर प्लैनेट्स के। तो अर्थ से पहले कौन आता है, आप जानते हो अच्छे से, है ना, मरकरी हो गया। मरकरी की रेडियस अर्थ की रेडियस से छोटी है ना बच्चों, मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, है ना, फिर अर्थ आता है ना बच्चों। तो ये आपके क्या हो गए, इंफीरियर प्लैनेट्स। और सुपीरियर प्लैनेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये भी आप जानते हो। अर्थ के बाद जुपिटर आता है, मतलब और भी आता है, जुपिटर, मार्स, तो ये सब अर्थ की रेडियस से ज्यादा है, तो एटसेट्रा। तो ये सब क्या हो गए आपके सुपीरियर प्लैनेट्स। तो आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा कि सुपीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं और इंफीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जब हम इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को नापना चाहते हैं अर्थ से, तो इंफीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस को नापने के लिए जो मेथड यूज होती है, इनडायरेक्ट मेथड, उस मेथड का नाम है कोपरनिकस मेथड, है ना बच्चों, कोपरनिकस मेथड, है ना। तो हम पहले कोपरनिकस मेथड पढ़ेंगे। तो कोपरनिकस मेथड कैसी मेथड है, जो मेजरमेंट ऑफ प्लैनेट्स करती है, बट कौन से प्लैनेट्स के, इंफीरियर प्लैनेट्स के, है ना, इस बात को याद रखेंगे। और सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे, वो यूज करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ, याद रखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। और ये जो केपलर्स थर्ड लॉ है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है आपने, 9th में, है ना, पढ़ा होगा ये केपलर्स थर्ड लॉ, तो उसका यूज लेंगे, ठीक। तो सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए केपलर थर्ड लॉ वाला मेथड यूज लेंगे, और इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज लेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम कोपरनिकस मेथड यूज लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम कोपरनिकस मेथड ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप कोपरनिकस मेथड यूज करेंगे, तो जैसे कि आप केपलर्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि केपलर्स लॉ में हम क्या करते हैं कि ऑर्बिट जो है किसी भी प्लेनेट का अराउंड द सन, उसको इलिप्टिकल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमने एजम्पशन माना हुआ है, जब आप कोपरनिकस मेथड पढ़ते हो, तो कोपरनिकस मेथड में आप ये मान के चलोगे कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, ये एजम्पशन है ना बच्चों, इसका याद रखेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स। इस बात का खास तौर से ध्यान देंगे कि जो भी प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, उनका ऑर्बिट हम सर्कुलर मानेंगे। केपलर ने भले ही वो बोला हो कि इलिप्टिकल है, लेकिन जब हम कोपरनिकस मेथड पढ़ेंगे तो उसको रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोपरनिकस ने मेथड पहले दे दिया था, बाद में केपलर्स लॉ डेवलप हुए थे, है ना। तो एक मेथड है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सन के क्लोज है प्लैनेट, उनको आप लगभग लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स में मान सकते हो, है ना। इसलिए जब ये मेथड यूज कर रहा हूँ मैं कोपरनिकस, तब याद रखेंगे कि प्लैनेट्स को, प्लैनेट के ऑर्बिट्स को आप सर्कुलर मानेंगे, ना कि क्या मानेंगे बच्चों, इलिप्टिकल, है ना। इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर मैं, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोपरनिकस मेथड, और मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोपरनिकस मेथड होती क्या है ना। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, कोपरनिकस मेथड, पहले तो आप ये जान लो कि दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट। याद रखेंगे, ये जो मेथड है, ये इंफीरियर प्लैनेट को डिटरमाइन करने के लिए। इंफीरियर प्लैनेट, इंफीरियर प्लैनेट क्या होते हैं, मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, है ना। जो अर्थ, जिनकी रेडियस अर्थ से भी ज्यादा कम होती है ना, अराउंड द सन, उनको आप इंफीरियर प्लैनेट्स बोलते हो, जैसे वीनस और मरकरी, है ना। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे कोपरनिकस मेथड से, जो इंफीरियर प्लैनेट्स हैं। तो मैंने आपको पिछली बार एजम्पशन ही बताया, जब आप कोपरनिकस मेथड लगाओगे, तो जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, उसको आपको सर्कुलर मानना है। इसलिए देखो, मैंने आपका सर्कुलर ऑर्बिट बनाया। अब ये कोई इंफीरियर प्लैनेट है, ये प्लैनेट लिखा है ना, तो ये इंफीरियर प्लैनेट है, जो सन के पास है, किससे ज्यादा पास है, अर्थ से। और ये जो मैंने दूसरी ऑर्बिट बनाई है, सर्कुलर ऑर्बिट, ये अर्थ की बनाई है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, किसी समय पे ये प्लेनेट इधर है, सन तो बीचों बीच है,
और अर्थ हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो सन और अर्थ के बीच की जो लाइन ऑफ साइट है, सन और अर्थ के बीच की लाइन ऑफ साइट, और प्लेनेट और अर्थ की जो लाइन ऑफ साइट है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना। जो लाइन ऑफ साइट प्लेनेट से अर्थ पे आ रही है और जो लाइन ऑफ साइट सन से अर्थ पे आ रही है, उनके बीच में एंगल है। और मैं पैरेलक्स मेथड में बता चुका हूँ कि ऐसे एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, दो लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो ये जो दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, प्लेनेट की लाइन ऑफ साइट और सन की लाइन ऑफ साइट में, इस एंगल को हमने एप्सिलॉन बोला है बच्चों। क्या बोला गया इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब प्लैनेट्स इलोंगेशन। इस एप्सिलॉन का एक नाम दिया गया है प्लैनेट्स इलोंगेशन, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है ये एंगल किस किस के बीच का एंगल है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट्स लाइन ऑफ साइट एंड अर्थ एंड सन लाइन ऑफ साइट। अर्थ और प्लैनेट की लाइन ऑफ साइट है और अर्थ और सन की लाइन ऑफ साइट है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको एप्सिलॉन यानी कि प्लैनेट्स इलोंगेशन बोलते हैं। प्लैनेट्स इलोंगेशन, है ना बच्चों। अब क्या होता है कि ये टाइम के साथ बदलता है। ये प्लैनेट इलोंगेशन जो है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, मैं आपको उसका कारण भी बताता हूँ। जैसे देखो बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे वो प्लेनेट है, जैसे मरकरी है, तो मरकरी यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो उसके बाद मरकरी यहाँ होगी और अर्थ इसके पीछे ही होगी। फिर मरकरी यहाँ होगी तो इसके पीछे अर्थ, इसके पीछे अर्थ, इसके पीछे अर्थ, इसके पीछे अर्थ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों की जो रफ्तार है, स्पीड है चलने की ऑर्बिट में, वो सेम हो। भाई जितना एंगल ये वाला प्लेनेट कवर करता है उतना ही एंगल आपका अर्थ कवर करे, फिर उतना प्लेनेट करता है उतना ही एंगल अर्थ कवर करे, तभी ये पॉसिबल है। थीटा 1 थीटा 2, तभी इसके लगातार पीछे रहेगा ना, और इनकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप जानते हो कि कोई भी प्लेनेट और अर्थ, इन दोनों की जो चलने की स्पीड है वो अलग अलग होती है। भाई इसका जो एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है वो बच्चों अलग है, और अर्थ का जो एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है वो अलग है। तो दोनों के टाइमिंग में अंतर है, और दोनों के टाइमिंग में अंतर है इसका मतलब ये दोनों अपनी ऑर्बिट में अलग अलग रफ्तार से चल रहे हैं, अलग अलग एंगल कवर करते हैं ना। तो ये इनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। कभी ये प्लैनेट यहाँ होगा तो पता चला अर्थ यहाँ पर है। तो देखो ये इलोंगेशन जो है, प्लैनेट इलोंगेशन है, जो एप्सिलॉन एंगल है, ये इस वजह से लगातार चेंज होता है। जैसे जैसे आपका टाइम बदलता है तो इनकी स्पीड अलग अलग होने के कारण ये जो एंगल बनने वाला एंगल है अर्थ पर सन की लाइन ऑफ साइट से और प्लैनेट की लाइन ऑफ साइट से, ये भी लगातार बदलती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है ना बच्चों। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एप्सिलॉन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट, है ना, अराउंड द सन। तो अर्थ और प्लैनेट का जो एंगुलर स्पीड है ना बच्चों, एंगुलर स्पीड होता है ये डिफरेंट एंगुलर स्पीड, है ना। अब एंगुलर स्पीड आपको बाद में बताया जाएगा कि कितना एंगल कवर करता है कितने टाइम में, उसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो वो डिफरेंट है। तो एंगुलर स्पीड्स ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट, अर्थ एंड प्लैनेट अराउंड द सन, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर स्पीड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गति से ये मूव करते हैं। तो लगातार ई जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। प्लैनेट्स इलोंगेशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इलोंगेशन एंगल, प्लैनेट्स इलोंगेशन, ये मैक्सिमम मिलता है। मतलब ये लगातार चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा तो आएगा बच्चों जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। और जब ये प्लैनेट्स इलोंगेशन मैक्सिमम मिलता है तो हमने ये ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप के जरिए, ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि मैक्सिमम इलोंगेशन पर जो प्लैनेट पे एंगल बन रहा होता है, सन से प्लैनेट की लाइन पर और प्लैनेट से अर्थ की लाइन पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यानी जब ये एप्सिलॉन जो है वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा, मतलब मैक्सिमम एंगल बनेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तब प्लैनेट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसा हमेशा ही होता है, जब एप्सिलॉन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो प्लैनेट पे जो एंगल बनता है सन से और अर्थ से वो 90 डिग्री होती है। तो इस चीज का हम अब उपयोग करेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और अर्थ निकालने के लिए। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा भी है ये, जब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमें नोन रहेगी क्योंकि ये तो हम ही निकाल रहे हैं, अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। और एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने पैरेलक्स में समझाया हुआ है आपको। फिर यहाँ पे देखो, या तो आप पैरेलक्स मेथड फिर से देखिए, है ना। तो एप्सिलॉन हमें नोन है, तो एप्सिलॉन इज मैक्सिमम
जब एप्सिलॉन मैक्सिमम होता है देन एंगल बिटवीन प्लेनेट एंड सन, प्लेनेट एंड सन है ना, ये पी मतलब प्लेनेट, एस मतलब सन, बिटवीन प्लेनेट एंड सन एंड प्लेनेट एंड अर्थ, प्लेनेट एंड अर्थ, यानी प्लेनेट पे जो एंगल बन रहा होता है सन और अर्थ के कारण वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो याद रखेंगे जब आपका एप्सिलॉन मैक्सिमम है, एप्सिलॉन प्लैनेट्स इलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आपका प्लैनेट पर सन से और प्लैनेट के बीच में और प्लैनेट और अर्थ के बीच में कितने का एंगल बनता है बच्चों 90। तो आप ध्यान से देखो अब जो ट्राइंगल बनेगा तीनों को मिलाकर, प्लैनेट सन और अर्थ को आप ज्वाइन करके जो एंगल बनाओगे वो एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो फिर हमें तो पता है भाई कि कैसे निकालना है। इसमें हमें एक दूरी पता है सन से अर्थ तक की दूरी, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो तो आपको पता होता है ना 1 AU, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों हम तो प्लेनेट और सन के बीच की दूरी, अर्थ और सन के बीच की दूरी हम तो जानते हैं ना, उसकी वैल्यू तो हमें पता है भाई, कितनी वैल्यू है देखो 1 AU, ये तो हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 AU है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है और एप्सिलॉन इस समय पर मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और एप्सिलॉन जब मैक्सिमम होता है प्लैनेट्स इलोंगेशन, तब जो प्लैनेट पे एंगल बनता है, यानी सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन और प्लैनेट और अर्थ को जोड़ने वाली लाइन, वो 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम बहुत इजीली वैल्यूज को निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। अब कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज को, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिए ट्राइंगल पीएसई, देखो पीएसई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पीएसई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल पीएसई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आर की वैल्यू हमें पता है 1 AU है ना। अब हम बच्चों क्या लगाएंगे कॉस एप्सिलॉन, कॉस एप्सिलॉन, इस राइट एंगल में आप ट्राइंगल में कॉस एप्सिलॉन लगाओ। तो कॉस एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, आरपीई, देखो मैंने इसलिए आरपीई लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ आरपी, अपॉन हाइपोटेनिस क्या है बच्चों 90 के सामने वाली साइड, मतलब आरई, आरई रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरई। तो आरपी अपॉन आरई, बेस अपॉन हाइपोटेनिस है ना। तो यहाँ से देखो आरई तो हमें पता है और एप्सिलॉन हमने निकाला है प्रैक्टिकली, तो यहाँ से आरपी डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ वो निकल आएगा, वो कितना हो जाएगा, आरई इधर चला जाएगा, तो आरई मल्टीप्लाइड बाई कॉस एप्सिलॉन, आरई मल्टीप्लाइड बाई कॉस एप्सिलॉन है ना बच्चों। तो बहुत इजीली आ गया। और आरई की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो 1 AU। तो देखो कॉपरनिकस मेथड से हमने बहुत इजीली किसको कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, आरपी, आरपी की वैल्यू कितनी आई, आरई की वैल्यू आप पुट करोगे 1 AU इंटू कॉस एप्सिलॉन, और कॉस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता रहेगी, है ना। तो देखिए बच्चों कॉपरनिकस मेथड से हमने कितनी आसानी से प्लेनेट और अर्थ के बीच की दूरी कैलकुलेट कर ली है ना, यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट। अब उसके बाद आप चाहें तो इसकी दूरी भी निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ प्लेनेट भी निकाल सकते हो इस मेथड से। कैसे निकाल सकते हैं, आप कॉस ई की जगह साइन ई लगा लो, साइन एप्सिलॉन, साइन एप्सिलॉन। तो साइन एप्सिलॉन लगाओगे तो साइन एप्सिलॉन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस ऑफ प्लेनेट हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एप्सिलॉन, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू साइन एप्सिलॉन, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों 1 AU। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट भी आ गया अपना 1 AU इंटू साइन एप्सिलॉन, 1 AU इंटू साइन एप्सिलॉन। तो देखो आपने डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ भी निकाल दिया और आपने रेडियस ऑफ प्लेनेट भी निकाल दिया। तो दोनों ही चीजें आ गई किससे बच्चों, कॉपरनिकस मेथड से। तो सिंपल सी मेथड है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, कभी कभी आपको कंपटीशन में या फिर बोर्ड में इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी और कॉपरनिकस मेथड समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए तो अपना कॉपरनिकस मेथड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुपीरियर, अभी इंफीरियर प्लेनेट की डिस्टेंस हमें कैसे नापनी है ये हमने सीखा है ना। तो दूसरा जो हम सीखेंगे केपलर्स लॉ का यूज करके वो है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंसेस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट, सुपीरियर प्लैनेट्स, है ना। सुपीरियर प्लैनेट्स आप जानते ही हो, किसको बोलते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स? उन प्लैनेट्स को जिनकी रेडियस अर्थ से भी ज्यादा होती है ना बच्चों। तो अब देखो आप, अब यहाँ पे केपलर्स का नियम यूज करेंगे। तो आपने नाइन्थ में ये पढ़ा है कि जो जो ऑर्बिट्स हैं प्लेनेट की, वो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ना। अब आपको जैसे पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल, तो सर्कल का एक सेंटर होता है ना बच्चों, ये आपको पता है, एक सेंटर होता है और उसकी दूरी पेरीमीटर से हमेशा फिक्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस, है ना। ये आपको पता है। वैसी इलिप्स की भी कुछ खास बातें हैं। जैसे ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इसके दो सेंटर होते हैं, एक नहीं। कितने सेंटर होते हैं बच्चों? दो, याद रखेंगे। और दोनों को कंबाइनली फोकाई कहा जाता है। फोकस, फोकस सिंगुलर है और फोकाई प्लूरल है। तो क्योंकि इसके दो सेंटर हैं, इसलिए साथ में इसको फोकाई बोलते हैं। तो केपलर ने ये बोला था कि दोनों में से किसी एक में, किसी एक फोकाई पर अपना सन होता है, किसी एक फोकाई पे, है ना, अपना कौन होता है बच्चों? सन। और ऑर्बिट पे कौन घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे प्लेनेट घूमता है ना। इसमें कौन घूमता है ऑर्बिट में? अपना प्लेनेट घूमता है। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखो तो इस इलिप्स में एक ऐसा डाईमीटर होगा जो सबसे बड़ा होगा। ये जो सबसे बड़ा डाईमीटर होगा इलिप्स का, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, है ना बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। तो इसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ, आधा, इस आधे पोर्शन को आप नाम देते हो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस का काम होता है, इसलिए सेमी मेजर एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम इस सेमी मेजर एक्सिस को यहाँ पे आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, है ना। तो ये आप समझ गए। अब केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है? मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। केपलर्स, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है ना, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अब मैं ये डेफिनेशन आपको बता देता हूं, ये लॉ क्या बोलता है भाई। तो ये लॉ बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of planet, square of the time period of revolution of planet around around sun, around sun is proportional to the cube, proportional to the cube of semi major axis, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को क्या बोला है बच्चों अपन ने? आर, ऑफ इट्स ऑर्बिट, है ना। यानी हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, है ना। तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका केपलर्स का थर्ड नियम है, ये बोलता है अपन को। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इनटू आर क्यूब। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका हम आर क्यूब भी लिख सकते हैं ना बच्चों। टाइम का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। अब क्या करेंगे, इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें अर्थ का टाइम पीरियड पता है, तो हम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मान लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, लेट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ बी T1। हम अर्थ के टाइम पीरियड को बच्चों T1 मान लेते हैं। और जिस प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से या सन से निकालनी है, उसको हम मान लेते हैं कितना बच्चों? T2। लेट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ
नहीं, ऑफ एनी सुपीरियर प्लेनेट, जिसका हमें निकालना है सुपीरियर प्लेनेट बी T2, किसी सुपीरियर प्लेनेट का जिसका हमें डिस्टेंस निकालना है, रेडियस निकालना है सन से, उसको हम मान लेते हैं बच्चों कितना, तो उसका हम टाइम पीरियड मान लेते हैं T2, है ना। मतलब उसका टाइम पीरियड भी अपन को पता है, तब ये मेथड काम करेगी, है ना। अब आप जानते हो कि यहां से आप निकाल सकते हो, तो कैसे निकालेंगे। मान लो अर्थ का आपने टाइम पीरियड T1 माना है, तो अर्थ की रेडियस R1 हो गई, और किसी प्लेनेट का आपने टाइम पीरियड T2 माना है, तो उसकी रेडियस R2 हो गई। तो आप कैसे लिख पाओगे बच्चों इसको, आप लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले से कि T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब, K इंटू R1 का क्यूब। और वहीं आप सेकंड प्लेनेट लिख सकते हो, उसका टाइम पीरियड T2 है, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स उसकी रेडियस R2 मानी है, तो R2 का क्यूब। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड कर दोगे तो K से K कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, R1 वाले को पहले लिख लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, R1 अपॉन R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। अब क्या करोगे आप, इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये बनेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। अब देखो ये जब आपका होगा तो क्यूब रूट लोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, ये पता है आपको, मैथ्स आती है ना आपको, तो ये 2/3। हमें क्या चाहिए था, रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा बच्चों, R2। तो R2 को उधर ले जाओ, तो R2 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास R1 इंटू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो T2 ऊपर आ जाएगा और T1 नीचे आ जाएगा, तो 2/3। यानी R2 रेडियस ऑफ प्लेनेट, देखो सुपीरियर प्लेनेट हमने निकाल लिया है, रेडियस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट क्या आ गया बच्चों, R1 हमें नोन है क्योंकि वो तो रेडियस ऑफ अर्थ है, और T2 T1 भी हमें नोन था, दोनों प्लेनेट का टाइम पीरियड, मतलब अर्थ का टाइम पीरियड और जिस प्लेनेट की दूरी निकालना चाहते हैं उसका टाइम पीरियड, तो उसकी पावर 2/3। जब इस डाटा को आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा बच्चों, R2। R2 क्या होता है, तो R2 इज द रेडियस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट निकालना चाहते हो, तो प्लेनेट की रेडियस में से अर्थ का रेडियस माइनस कर दो, तो प्लेनेट और किसकी, अर्थ के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम सुपीरियर प्लेनेट के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, केपलर्स के थर्ड लॉ से। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट